नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। भिंडी की फसल में कीट और रोग प्रबंधन। कोरोना के बीच पशुओं का रखे ख्याल, बरसात से पहले पशुओं का कराएं जरूरी टीकाकरण। दूरदर्शन किसान ने पूरे किए 6 साल, किसानों की सेवा में जारी है सफर। कृषि मंत्रालय ने जारी किया तीसरा अग्रिम अनुमान, खाद्यान्न में हो सकता है रिकॉर्ड उत्पादन। एमएसपी पर गेहूं की खरीद जारी, पिछले साल से 13% ज्यादा हो सकती है खरीदारी। किसान मोहन सिंह सिसोदिया की आत्मनिर्भरता ने किसानों को किया प्रेरित। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विशेषज्ञ ने हमें जानकारी दी कि किस तरह से भिंडी में रोग व कीट प्रबंधन कर उपज और लाभ में वृद्धि की जा सकती है और उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। विशेषकर एक बहुत बड़ी समस्या आती है जिसको आप फल एवं तना छेदक कीट हमारे भिंडी के फलों को नुकसान करता है। इससे काफ़ी संख्या में जो हमारे फल हैं वो बाजार में विक्रय के योग्य नहीं रह जाते हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए किसान भाइयों, इसके लिए एक फेरोमोन ट्रैप आता है, इसको आप अवश्य लगाएं और 20-25 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर जो आपके फल छेदक कीट वाले प्रभावित जितने भी फल मिलते हैं, जब हार्वेस्टिंग आप करते हैं, तुड़ाई करते हैं, तो उस समय ऐसे फलों को अलग कर दीजिए और जो तने हैं प्रभावित, जिस तनों में मुरझाया हुआ दिखेगा और जहाँ पर कीट ने आपको नुकसान पहुँचाया होगा, वो तने को कीट के साथ ही काट करके उतना पोर्शन उसको भी खेत के किनारे में कहीं गड्ढा खोद करके उसमें आप दबा दिया करिए, जिससे कीट पुनः खेत में न फैल सके। और इसके अलावा एक येलो स्टिकी ट्रैप होता है, इसको पीला चिपचिपा गत्ता कहते हैं, आप इसको बना भी सकते हैं। प्लास्टिक की शीट पे कोई आप जो चिपचिपा पदार्थ है आप लगा सकते हैं, अरंडी का तेल लगा सकते हैं और इस तरह की चीज़ों को लगा करके उसको खेत में टांग देंगे तो उसमें बहुत सारे कीड़े चिपक जाते हैं। तो इससे आप इन तरीकों का भी अपने खेत में अपनाया करिए, इससे कीटों का नियंत्रण होता रहता है। और साथ साथ मैं आपको एक और कहूँगा कि नीम का तेल या नीम का अर्क होता है, ये भी बाज़ार में मिलता है, इसको भी आप इस्तेमाल किया करिए, क्योंकि ये रासायनिक तरीके नहीं हैं, ये काफ़ी सुरक्षित तरीके हैं। तो इसमें आप अपने 8 से 10 दिन के अंतराल पे अपने खेत में इस तेल का, नीम का आप छिड़काव करते रहिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समस्या ज़्यादा है तो आपको एक दवा बता देता हूँ, एक स्पिनोसेड दवा है, ये काफ़ी सुरक्षित दवा है। इसकी करीब 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसको छिड़काव कर लेंगे। इसके अलावा किसान भाई आप देखेंगे कि कुछ पत्तियाँ आपको सिकुड़ी हुई दिखती हैं, कभी कभी पत्तियों में जला हुआ दिखता है, तो किसान भाई सोचते हैं क्यों जल रहा है पत्तियाँ ये, तो आप देखेंगे उसके नीचे एक कीट होता है जिसको जैसिड कहते हैं या लीफ हॉपर, लोग फुदका भी आप लोग बोलते हैं। तो पत्ती के नीचे हरा सा छोटा कीट होगा, उसको अगर छुएंगे तो टेढ़ा सा मूवमेंट होगा, उसका चलेगा टेढ़ा सा, सीधा नहीं चलता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए आपको 2 दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक इमिडाक्लोप्रिड होती है, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को करीब 3 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं अपने खेत में। और इसके 8-10 दिन के अंतराल पे आप एक एसिटामाइप्रिड दवा होती है, इसकी भी 1 ग्राम मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बना करके इस दर से आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। तो इस कीट से आपका नियंत्रण हो जाएगा। और तीसरी समस्या अभी किसान भाइयों को, गर्मी जब बढ़ जाती है तो इसमें एक रेड स्पाइडर माइट्स आता है, एक छोटी सी चींटी होती है पत्ते के नीचे, आप देखेंगे और कहीं कहीं पौधों पर जाला बना हुआ दिखेगा आपका पत्तियों के नीचे। तो अगर इस तरह का आपको कहीं पौधा दिखता है और इसमें ज़्यादा प्रभावित पौधे हैं, ऐसे पौधों को आप उखाड़ करके गड्ढा खोद करके उसमें दबा देंगे और बाकी पौधों में आप एक दवा का छिड़काव करेंगे, जिसमें स्पाइरोमेसिफेन एक दवा है। इसकी आप 2 मिलीलीटर मात्रा को करीब 8 से 10 लीटर पानी में आप घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो आपका इससे निदान हो सकता है। और ये दवा अगर उपलब्ध नहीं है तो डाइकोफाल एक दवा होती थी, अभी भी मिलती है बाज़ार में, उसकी भी आप करीब 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो आपसे इससे निदान हो जाएगा। तो ये चीज़ों का करते रहेंगे तो आपके फसल को कीटों से कम हानि होगी और आपका उत्पादन बढ़ेगा और अभी भी आपकी पैदावार आपकी फसल में आती रहेगी।
एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और दूसरी ओर मॉनसून भी आने वाला है। ऐसे में पशुओं का खास ख्याल रखना जरूरी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। आइए देखते हैं कि इस एडवाइजरी में क्या कुछ बताया गया है। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण जरूरी होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियों या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनॉल से साफ करते रहें। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नांद को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करें। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान ने आज 6 साल पूरे कर लिए हैं। 2015 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चैनल का शुभारंभ किया था। ये चैनल प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में टीवी चैनल मौजूद है। कोई समाचार चैनल है तो कोई मनोरंजक। देश की आधी से ज्यादा आबादी रोजी रोटी के लिए किसी न किसी रूप में खेती पर निर्भर है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए अलग से कोई चैनल मौजूद नहीं था। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के ठीक 1 साल बाद किसानों को टीवी चैनल का तोहफा दिया। चैनल की लॉन्चिंग की तारीख भी वही रखी जो उनकी पहली शपथ ग्रहण थी, यानी 26 मई। ये चैनल पूरी तरह किसानों और खेतीबाड़ी को समर्पित है। इस पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में न सिर्फ किसानों की समस्याओं का समाधान सुझाया जाता है, बल्कि कृषि को और बेहतर बनाने के तरीके भी बताए जाते हैं।
इसके अलावा नई और आधुनिक तकनीक से भी किसानों को रूबरू कराया जाता है और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाता है। खेती ही नहीं बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन को भी पूरी कवरेज मिलती है। इस पर हर रोज मौसम की जानकारी और मंडी भाव प्रसारित किए जाते हैं। आधी शताब्दी से भी ज्यादा समय से प्रसारित होने वाला कृषि दर्शन कार्यक्रम आज भी इस चैनल की शोभा बढ़ा रहा है। तो वहीं हेलो किसान जैसे कार्यक्रमों के जरिए किसान सीधे फोन करके वैज्ञानिकों से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही किसानों के हित में चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी समय समय पर चैनल देता रहता है। डीडी किसान सरकार कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच एक तरह से पुल का काम कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटा जाता बल्कि मनोरंजन भी किया जाता है। इस पर प्रसारित होने वाले सीरियल आमतौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित होते हैं। हमारे देश में कृषि का लंबा इतिहास रहा है। डीडी किसान और अन्नदाता का साथ भी लंबा चलने वाला है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रमुख फसलों के लिए तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। अनुमान के मुताबिक खाद्यान्न में रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका श्रेय किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और सरकार की नीतियों को दिया है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस बार देश भर में 30,54,40,000 टन खाद्यान्न का उत्पादन हो सकता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये आंकड़ा पिछले साल से 79,40,000 टन ज्यादा है। खाद्यान्न में चावल, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज और दालें आती है। खाद्यान्न की अलग अलग फसलों की बात करें तो 12,14,60,000 टन के साथ चावल, 10,87,50,000 टन के साथ गेहूं, 3,02,40,000 टन के साथ मक्का और 4,96,60,000 टन के साथ मोटे अनाज की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर रहेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के अथक प्रयासों, कृषि वैज्ञानिकों के योगदान, भारत सरकार की नीतियों और राज्य सरकारों से मिले सहयोग के चलते ही ये संभव हो पाया है। तीसरे अग्रिम अनुमान के तहत दालों का अनुमानित उत्पादन 2,55,80,000 टन रहेगा, जो पिछले साल के मुकाबले 36,04,000 टन ज्यादा है। इसमें तुअर यानी अरहर की पैदावार 41,40,000 और चने की 1,26,10,000 टन हो सकती है। चने का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर रहेगा। तिलहनी फसलों में मूंगफली की रिकॉर्ड 1,01,20,000 टन, सोयाबीन की 1,34,10,000 टन और सरसों की 99,90,000 टन रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। इस तरह तिलहनी फसलों की कुल उपज 3,65,70,000 टन रहने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछले साल से 33,50,000 टन अधिक है। इनके अलावा गन्ने का उत्पादन 39,28,00,000 टन, जबकि कपास का 3,64,90,000 गांठे, जूट और मेस्ता का 96,20,000 गांठे रह सकता है। जूट की एक गांठ का वजन 180 किलो, जबकि कपास की गांठ का वजन 170 किलो होता है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल,
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। यह साइक्लोन 22 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया जैसे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इसका अंडमान सागर के पास केंद्रीभूत रहा और धीरे धीरे ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे एक डिप्रेशन का रूप लिया 23 तारीख को, और ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके आज दोपहर तक 10:30 से 11:30 के बीच तट को पार किया। तब इसका विंड स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होने का एस्टिमेट किया गया। इसके साथ जो ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा वो रहा अंडमान निकोबार आइलैंड, जब डिप्रेशन इसके पास खड़े थे। इसके बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के ऊपर इसका प्रभाव रहा और आज और कल सुबह तक झारखंड में इसका प्रभाव होने का भी उम्मीद है। ये डायरेक्ट हिट उड़ीसा कोस्ट को करते हुए सबसे ज़्यादा बारिश उड़ीसा में रिकॉर्ड किया गया। सामुद्रिक लहर 2 से 4 मीटर ऊंचाई का नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे बालासोर, भद्रक, मेदिनीपुर और 24 परगना में रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन के रहने वाले किसान मोहन सिंह सिसोदिया ने अपनी कोशिशों से दूसरे किसानों को आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी। इसके साथ ही अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हुए दूसरे किसानों की भी वो सहायता करते रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले मोहन सिंह सिसोदिया ने किसानों के बीच अपनी बेहतर छवि बनाई है। मोहन सिंह सिसोदिया की आयु अभी 38 वर्ष है और उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए सम्मानजनक काम किया है। सिसोदिया ने 1997 में खरगोन से उच्च माध्यमिक पास की। इसके बाद खेती करने लगे। साथ ही आत्मनिर्भरता की ललक ने उन्हें स्वनियोजित बनने के लिए प्रेरित किया। इस विचार ने उन्हें किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन और आपूर्ति के लिए 2007 में वेदश्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था नामक किसानों के एक समूह बनाने और पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि शुरुआत में अनुभव की कमी और अन्य सदस्यों के असहयोग के कारण वो असफल रहे। इस संबंध में मोहन सिंह सिसोदिया ने 2011 में खरगोन के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उन्होंने समूह के सामने आ रही समस्याओं के बारे में बताया। सिंह को कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा समर्थन मिला। कुछ समय बाद उनके जीवन में नया मोड़ आया जब कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को प्रसार गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनके गांव को गोद लिया। ये बेहद सुनहरा अवसर था। सिसोदिया ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव रखा और जी तोड़ मेहनत की। उनके पास 2017 में दुनिया के साथ साझा करने के लिए कई बेहतरीन कहानियां थी। सिसोदिया ने कई उपलब्धियां हासिल की। व्यवसाय की सुगमता के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से लाइसेंस लेकर उद्यम स्थापित किया। प्रतिष्ठित संगठनों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंदौर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और मध्य प्रदेश बीज संघ से गेहूं, चना और सोयाबीन की उच्च पैदावार वाली ब्रीडर यानी फाउंडेशन बीज प्राप्त किया। सिसोदिया ने खरगोन जिले के 25 गांवों से लगभग 500 किसानों को संगठित किया और आज वो 2500 एकड़ जमीन में बीज उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने अपने गांव में प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधा वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र में ग्रेडर, ग्रेविटी सेपरेटर, डेस्टोनेटर, बीज ट्रीटर, 3000 मीट्रिक टन की स्टोरेज क्षमता वाली स्वतः वजन और बैगिंग मशीन यूनिट के साथ साथ सदस्य किसानों से प्राप्त बीज को संसाधित किया। इस प्रक्रिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, सहकारी बैंक और नाबार्ड से प्राप्त कुल 2 करोड़ रुपए का ऋण शामिल था। 2011 में कुल 86 पंजीकृत किसान थे और कुल बीज उत्पादन
1109 क्विंटल रहा। 2017 में पंजीकृत किसानों की संख्या 500 तक जा पहुंची और बीज उत्पादन भी बढ़कर 22,314 क्विंटल हो गया। इस संयंत्र ने क्षेत्र में सबसे अच्छे बीज प्रसंस्करण संयंत्र के रूप में काम किया। सिसोदिया द्वारा उत्पादित बीजों की सर्वोत्तम गुणवत्ता के बारे में जानते हुए एक बीज कंपनी ने 2016 में 5,000 क्विंटल हाई 1544 गेहूं के बीज का उत्पादन करने के लिए समझौता किया। सिसोदिया न केवल सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज बनाने के लिए अपने लोकप्रिय ब्रांड के निर्माण में सफल रहे, बल्कि 46 कुशल मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी सफल रहे, जो अब अपने और अपने परिवारों के लिए रोटी कमाने में सक्षम हैं। अब सिसोदिया का उद्यम आसपास के लगभग 100 गांवों तक फैल गया है और उनसे 2000 से भी अधिक किसान जुड़ गए हैं। सिसोदिया का सालाना कारोबार 6 करोड़ 26 लाख रुपए तक जा पहुंचा है, जिससे हर साल 16,18,000 रुपए का शुद्ध लाभ हो रहा है। मोहन सिंह सिसोदिया ने किसानों के लिए मिसाल कायम की है, रोजगार के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। यूं कहा जाए कि उन्नति का दरवाजा खोला है। सिसोदिया ने जो काम किए हैं उससे प्रेरणा लेकर खरगोन ही नहीं, दूसरे इलाकों के किसान भी उन्नत खेती करने लगे हैं। कोरोना संकट के इस दौर में जहां किसान और खेतीहर मजदूर लगातार खेतों में पसीना बहा रहे हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके, ऐसे में खुद किसानों के लिए भी जरूरी है कि वो अपने बचाव का उपाय करें। किस तरह से इस कोरोना महामारी के समय उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर ICAR ने एक गाइडलाइंस जारी की है। आइए जानते हैं इसके बारे में। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। सरकार ने कृषि के बुनियादी ढांचे यानी कि अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में जहां पिछले साल कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की, तो वहीं नए कृषि बजट में 1000 नई मंडियों को ई-नैम से जोड़ने का भी ऐलान किया। ऐसे में किस तरह से कृषि अवसंरचना कोष से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है,
यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।